तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं फिर से आपको बताने वाला हूँ 10th क्लास के अंदर के टॉपिक मैथ्स के अंदर किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो कवर करने वाले हैं आज वो है टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग हिंदी में द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? द्विघात समीकरण। ओके, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं और किन किन पॉइंट्स को आप लोगों को क्या करना चाहिए कि पढ़ना चाहिए और जिन्हें रिमेंबर करना चाहिए, याद करना चाहिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके इसके अंदर। तो जो पहला इसके अंदर पॉइंट टू रिमेंबर आता है वो है जनरल फॉर्म, सामान्य रूप। इसका कौन सा फॉर्म? सामान्य रूप। तो हम देखते हैं कि इसका जो सामान्य रूप है, ठीक है, सामान्य रूप, जिसको हम दूसरे वर्ड में अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है, इसे याद करना है आपको, क्योंकि इसके अंदर सवाल बनते हैं ऑब्जेक्टिव, और आप आसानी से इसके अंदर अगर याद करके रखते हैं। ये इसका सामान्य रूप है जहाँ पर ए का वैल्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बी जो हो सकता है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बस ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। बी कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो 0 हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर में 1 2 3 4 5 सो ऑन कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव नंबर में -1 -2 -3 इस तरीके से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ओके, लेकिन क्या नहीं हो सकता? ये ए 0 नहीं हो सकता, ए 0 नहीं हो सकता, बाकी सारे के सारे कुछ भी हो सकते हैं। इसी तरीके से मैं सी की बात करूं तो जो सी हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है, ठीक है। सी का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, और इसी तरीके से पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, 1 2 से लेकर कहाँ तक? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हो सकता है। इसी तरीके से माइनस की वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, कि वो कहीं तक भी जा सकती है। बस इसका एक ही आपको फॉर्म याद रखना है कि ax² + bx + c = 0, जहाँ पर क्या नहीं हो सकता? a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो क्या हम देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन कौन से फॉर्म? ये हो गया भाई। फिर जो आपको याद रखना है वो दूसरा क्वेश्चन जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर पूछा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विभक्तिकर बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है जिसको विभक्तिकर बोलते हैं, विभक्तिकर, ठीक है, विभक्त कर बोला जाता है। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये किसका इसका वैल्यू होती है? b² - 4ac, ठीक है। तो एक सवाल आपको क्या पूछा जाएगा? विभक्त कर फाइंड आउट करने को बोला जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर पूछा जाता है जो सवाल होता है, थर्ड टाइप का सवाल होता है, वो होता है टाइप ऑफ रूट्स, या टाइप ऑफ किस प्रकार के मूल हैं, ठीक है। तो रूट्स या मूल, रूट्स के बारे में सवाल पूछेगा, जिसको क्या बोला जाता है? मूल। मूल का प्रकार, मूल की प्रकृति, ठीक है, ये पूछा जाता है। ओके, तो किस प्रकार के मूल होंगे? ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर, विभक्तकर की वैल्यू। यदि विभक्तकर का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, तो आपको याद रखना है कि जो मूल होंगे, मूल जो होंगे वो क्या होंगे? बराबर, क्या होंगे? बराबर होंगे, और वास्तविक होंगे। क्या होंगे आपके पास? वास्तविक, ठीक है। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब वो वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। उस कंडीशन में जो मूल होंगे वो क्या होंगे? वास्तविक तो होंगे, लेकिन असमान होंगे। क्या हो जाएंगे आपके पास? असमान, समान नहीं होंगे, असमान, ठीक है, और वास्तविक होंगे, ठीक है। अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आता है तो मूल जो होंगे काल्पनिक होंगे, काल्पनिक, जिसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, नॉट रियल रूट्स।
ओके, तो ये 3 पॉइंट हुए। अभी फर्दर पॉइंट्स पर हम लोग आते हैं। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किस तरीके के सवाल पूछे जाने वाले हैं इस बार 2024 के अंदर 10th बोर्ड में। और समय काफ़ी कम बचा है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको तैयार करें। और फिर मैं आपके पास आ गया हूँ लेकर कि और क्या क्या याद करना है आपको द्विघात समीकरण के अंदर। तो द्विघात समीकरण में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सूत्र, फार्मूला मेथड, ठीक है ना, सूत्र विधि जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूत्र विधि। ये विधि जनरली मूल को ज्ञात करने के लिए यूज़ होती है, जिसको हम फार्मूला मेथड भी बोलते हैं। फार्मूला मेथड किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जो फार्मूला मेथड होता है दैट इज़, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, ये जो विधि है दैट इज़ द फार्मूला टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ, मतलब किसी भी द्विघात समीकरण के लिए मूल फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती है। जैसे आपका ये वाला समीकरण हो गया, ये इक्वेशन हो गई ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो a होता है, x के आगे जो नंबर लिखा हुआ होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, आपका c होता है। ओके, ये फार्मूला मेथड है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन के जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका क्या फाइंड आउट करते हैं, रूट्स फाइंड आउट करते हैं, मूल फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोगों को सारी चीज़ें के बारे में पता चलेगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सपोज आपके पास लिखा हुआ है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दैट इज़ इक्वल टू 0। ये बड़ा आसान सवाल दिया जाता है आपको। ओके, और अब आपसे पूछ रहा है फाइंड, आपसे पूछ रहा है कि मूल बताओ कि इसके क्या मूल क्या होंगे, अल्फ़ा क्या होगा, बीटा क्या होगा, मूल बताना है आपको कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है, दिख तो कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि a का वैल्यू 1 है। x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 मतलब b का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 5 हो गया। ओके, और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना हो गया, c दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। ये सारी वैल्यू स्टेप बाय स्टेप जैसा मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा आप लिखेंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर दे रहा हूँ कि आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, मतलब 100% आप इसके अंदर मार्क स्कोर कर सकते हो। ओके, चलिए ABC हो गया। फिर यहाँ पर सूत्र लिखें, सूत्र क्या बोलता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, तो b की वैल्यू, क्योंकि b की वैल्यू 5 है तो यहाँ हमने 5 रखा, उसके आगे यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया, फिर प्लस रखा। फिर आगे बढ़ते हैं तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना, बी स्क्वायर का वैल्यू तो वो 25 हो जाएगा, लेकिन b की वैल्यू कितनी है 5, तो हम स्क्वायर कर दे रहे हैं -4। a का वैल्यू कितना है 1 है, और c का वैल्यू कितना है आपके पास 6 है। बड़े आसानी से सारी एंट्री हम लोगों ने यहाँ पर कर दी है। 2a का वैल्यू कितना है 1। सारा सबसे पहले देखेंगे ये है -5 प्लस माइनस रूट के अंदर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमने 5 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 25 आ गया। 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना हो गया आपके पास 24 हो गया। नीचे क्या आ गया आपके पास 2 - 5 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ रहा है 1 अपॉन में क्या आ गया 2। ओके, अब फिर से मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 का स्क्वायर रूट ये यहाँ से हम निकालेंगे, ये दिख रहा है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है। तो हम आउटपुट में नीचे वाली स्टेप में यहाँ लिखेंगे कि भाई ये आ गया 1 अपॉन में आ गया 2, ये आ गई x की वैल्यू। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम एक बार पॉजिटिव लेंगे, मतलब पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होगा कि ये प्लस वाला साइन लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। ओके, तो जब मैंने प्लस वाला साइन लिया तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, -5 लिखा हुआ है वहाँ पर, +1 लिखा, अपॉन में 2 लिखा। सॉल्व करता हूँ तो क्या हो गया, -5 में से 1 चला गया, दैट मीन्स -4 बचा, और फिर आपके पास 2 बचा। इससे आप इसको कैंसिल करते तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -2 आ गई। फिर आप लेते हो नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5, नेगेटिव वैल्यू में अब 1 माइनस कर लेंगे तो अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया। चलिए ये कितना है आपके पास -5 - 1 दैट इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 2। इसको फिर मैंने सॉल्व किया तो कितना आया आपके पास -3 आया। ओके, तो आपके पास जो रूट्स तैयार हुए अल्फा और बीटा या x की जो वैल्यूज आई वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज -2 और -3, दैट्स ऑल योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
तो इस क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है अलग अलग। मैं आपको प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन दे देता हूँ, 4 या 5 क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग करेंगे तो आप आसानी से इसको स्कोर कर लेंगे। ठीक है, ये फिर आते हैं हम लोग, कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और माइनस में 7x है प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस में कितना है आपके पास 8x है प्लस में 16 है दैट इज इक्वल टू 0। ये 2-3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें फार्मूला मेथड के क्वेश्चन किस बेस पर करने हैं। ओके, तो ये आईएमपी क्वेश्चन हो गया, सूत्र विधि से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। ओके, इसके बाद क्या करना है, आपको द्विघात समीकरण को तैयार करना है। तो इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, बढ़िया से आपको ध्यान लगा के देखना है कि इसी क्वेश्चन को, यही क्वेश्चनों को हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, क्योंकि आपसे सवाल गुणनखंड विधि का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि किस तरीके से होती है, मतलब गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्या होता है इसको, क्या बोला जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर हम लोग कैसे करेंगे, तो फैक्टराइजेशन मेथड में सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर है प्लस में 5x है प्लस में 6 है दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब फैक्टराइजेशन मेथड ये बोलता है कि ये जो नंबर है इसका मल्टीप्लाई इधर वाले कोफिशिएंट से करो। तो यहाँ का कोफिशिएंट कितना है भैया, 1 है। ठीक है, तो आप इधर साइन कर लो कि भाई मैंने क्या करा, 6 का मल्टीप्लाई 1 से करा, कितना आ गया मेरे पास, 6 आ गया। अब देखो कि 6 किस किस नंबर के मल्टीप्लिकेशन से आ सकता है, 6 कब कब आ सकता है। ठीक है, तो 6 कब कब आ सकता है, जब 2 इंटू 3 हो, 2 इंटू 3 हो तब भी क्या आ सकता है, आपका 6 आ सकता है, या फिर आपका 6 इंटू 1 हो तब भी कितना आ सकता है, 6 आ सकता है। ये 2 ही कंडीशन है। अब आपको देखना है कि किन 2 नंबर को जोड़ने पर कितना आता है, +5 आता है। कितना आता है, इन 2 नंबर को क्या करना है आपको, जोड़ना है। तो इसे अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आ रहा है, प्लस करूँ इनको, तो इन दोनों को जब मैं प्लस करता हूँ, 2 + 3 करा तो कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया। ओके, 2 + 3 में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी प्लस करता हूँ, 6 + 1 किया तो कितना आ गया, 7 आ गया। इसका मतलब कि यहाँ 7 वाला ऑप्शन तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन है जिसके अंदर हम 2 और 3 को प्लस करें तो +5 आ रहा है, +5 आना चाहिए प्लस करने पर। ठीक है, ओके, और मल्टीप्लाई करने पर +6 आ रहा है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि 2 इंटू 3 जो हम करते हैं, 2 इंटू 3 करते हैं तो 6 आ जाता है, प्लस करते हैं तो 5 आ जाता है, दोनों प्लस प्लस के आ रहे हैं। मतलब ये वाली कंडीशन सही है कि हम 5 को ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट में, बस यही गुणनखंड विधि होती है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को स्प्लिट किया तो ये हो गया 2x, प्लस में कितना आ गया 3x, प्लस में कितना आया है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 है। ओके, अब पहले के 2 में से कुछ कॉमन निकालना है जो निकल सकते हैं। तो यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेंगे, तो x अगर स्क्वायर से गया तो x छोड़ कर गया, 2x के पास एक ही x है, छोड़ कर गया कुछ नहीं, तो x + 2 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से हमें 3 को इस तरीके से निकालना है कि ये नंबर क्या आ जाए आपके पास, इसके जैसा आ जाए। तो x 3 को निकालूंगा तभी तो x बनेगा ना, मुझे x चाहिए। ओके, ये x कर लिया। ठीक, इधर कितना आया आपके पास, 2 आया, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो x + 2 और x + 3 दोनों के दोनों क्या हैं आपके, एक जैसे हैं। कॉमन निकाल लिया मैंने, x + 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ इस पोजीशन से x + 2 चला गया तो x बचा, इस जगह से x + 2 चला गया तो कितना बचा, 3 बचा, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 0 हो गया। क्लियर ये चीज़। अब 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इसे 0 के बराबर रखेंगे। तो इसे हमने क्या करा, x + 2 को 0 के बराबर रख दिया, तो x इज इक्वल टू कितना आया भाई, -2 आ गया। फिर मैंने x + 3 को भी 0 के बराबर रख दिया तो कितना हो गया, x बराबर -3 हो गया। ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो इस तरीके से गुणनखंड विधि को भी आपको क्या करना हैगा, बिल्कुल परफेक्ट कर लेना है, बार बार क्वेश्चन करके। ओके, तो अभी तो ये हमारा क्या है, सिंपल रिवीजन है कि जल्द से जल्द आप क्या कर सको, द्विघात समीकरण को रिवाइज कर सको। इसीलिए गुणनखंड विधि का भी एक सवाल मैंने आपको बता दिया। अब आता है आपके पास कि क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है ना। ओके, कुछ ऐसे सवाल आते हैं इस तरीके से कि भाई ये है x माइनस x अपॉन 1/x दैट इज इक्वल टू 3। अब इसका क्या बनाना है, आपको क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाओ। इसका क्या पूछ रहा है वो, द्विघात समीकरण बनाओ। तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे,
ये सिंपल है भाई, सिंपल। जैसे कैसे करोगे आप देखो, है ना, ये x है, ये अपॉन में 1 के अपॉन में x है, और ये हो गया 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लिख लो, ठीक है। फिर क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, यहाँ वाली नंबर का मल्टीप्लाई इधर वाले से कर दो, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ओके, तो इसका मैंने इससे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसका 1 में 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 1 आ गया। अपॉन में क्या करा मैंने, 1 का मल्टीप्लाई एक्स से करा तो कितना आ गया मेरे पास, एक्स आ गया। दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। अब इस नंबर को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्यों यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 3x। ओके, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ओके, इधर लेकर आते हैं तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस वाला नंबर है, इसके आगे कोई साइन नहीं है इसलिए प्लस का है, तो जब ये इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव नंबर बन जाएगा ये। ओके, तो 3 को इधर लाया तो ये हो गया माइनस 3x माइनस में 1, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये द्विघात समीकरण अपने बनाया। ऐसा सिंपल सा सवाल आपके पास आने वाला है, किसके अंदर, 2024 के अंदर ऐसे ऐसे सवाल आएंगे द्विघात समीकरण के अंदर से। ओके, चलिए, तो ये आज के लिए आपका इतना क्वेश्चन सही हो चुका है।